विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्जुन भगत। आज हम आपके लिए BCT यानी बालीपाड़ा चारद्वार तवांग हाईवे पर एक विशेष शो लाए हैं। ये 317 किलोमीटर लंबा है। ये मैदानी इलाकों से लेकर निचली पहाड़ियों और काफी ऊंचाई वाले इलाकों तक जाता है, जहां अभी हम मौजूद हैं। हम आपको सीमा सड़क संगठन के साथ इसकी रोमांचक यात्रा पर ले जाएंगे। इस हाईवे का निर्माण इसी संगठन ने किया है और इसके रखरखाव में ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी का भरपूर उपयोग कर रहा है और मौसम से होने वाली सभी तरह की चुनौतियों से जूझते हुए वो अपने सबसे कठिन काम को अंजाम देते हैं। यानी यहाँ की जीवन रेखा मानी जाने वाली इन सड़कों को सीमाओं तक मौसम की सबसे कठिन परिस्थितियों में खुली रखते हैं। चलिए देखते हैं कि वे इस कठिन कार्य को कैसे करते हैं। This road is of very major significance to us. यह सड़क न केवल सैनिकों के लिए बल्कि इस क्षेत्र के नागरिकों की आवाजाही के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश का मुख्य मार्ग है और इस सड़क पर दो प्रमुख टनल्स भी बनाई जा रही हैं, निजुपु और सेला टनल। सेला टनल का निर्माण लगभग 13,000 फीट और उससे ज्यादा ऊंचाई पर किया जा रहा है। इसी प्रकार निजुपु टनल है, यह कम ऊंचाई पर बन रही है, लेकिन ये दोनों टनल सैनिकों के आने जाने की दूरी को काफी कम कर देंगी। But these two tunnels will reduce the movement of the troops drastically on this axis. विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के पिछले एपिसोड में हमने जमा देने वाली परिस्थितियों के बीच 13,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर बनने वाली सेला टनल का बारीकी से अवलोकन किया था। इस एपिसोड में भी भारत के उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में हमारी यात्रा जारी है। इसमें हम देखेंगे कि सीमा सड़क संगठन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग का फायदा कैसे उठा रहा है और कैसे बिल्कुल असंभव लगने वाले नए अलाइनमेंट पर पहाड़ी सड़कों को चौड़ा कर रहा है। BRO लगभग सभी IIT, विशेष रूप से दिल्ली, कानपुर, रुड़की, गुवाहाटी और मुंबई के साथ सड़क निर्माण की नवीनतम तकनीक पर सहायता ले रहा है। कई जगह हमने विशेष रूप से 10 किलोमीटर की प्लास्टिक रोड बनाई है। BCD रोड पर सड़कों का स्थायी कार्य किया है और नई तकनीक के सुरक्षात्मक कार्य जैसे जियोसेल, जियोवेब्स, सीमेंट की रोड आदि सभी तकनीकों का उपयोग किया गया है। All technologies have been used on this BCD road. हम स्लोप स्टेबलाइजेशन तथा टावर बनाने में चट्टानों के मलबे से होने वाली रुकावटों में पर्यावरण अनुकूल तकनीकों और ज्यादा ऊंचाई वाली बर्फ से ढकी सड़कों के लिए इंटरलॉकिंग सीमेंट ब्रिक्स जैसी नई सामग्रियों के उपयोग भी देखेंगे। इस तरह की पहल आत्मनिर्भर भारत के मिशन को पूरा करने में एक लंबा सफर तय करती है। इससे न केवल सामरिक बुनियादी ढांचा तैयार हो रहा है, बल्कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और ये पहल भारत को ज्यादा आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी प्रेरित कर रही है। BCT रोड हरे भरे जंगलों, ढलानों और पहाड़ की चोटियों से होता हुआ तवांग की ओर जाता है। पहाड़ियों के साथ चौड़ी घाटियां और पानी के चैनल हैं। यहाँ चट्टानों के टूटने, ढीली होने और अपक्षय के कारण चट्टानों के गिरने का खतरा बना रहता है। BCT और इससे जुड़ी सड़कों पर कई जगह पहाड़ों की टूटी चट्टानें बिखरी रहती हैं, जिसकी वजह से भूवैज्ञानिक विशेषताएं, भारी बारिश और तापमान में अत्यधिक उतार चढ़ाव, ज्यादा कमजोर चोटियों से पत्थर, मिट्टी और चट्टानों के टुकड़ों का मलबा अक्सर बड़े पैमाने पर ऊंचाई से गिरता रहता है। इससे वाहनों की आवाजाही में रुकावट आती है और यहाँ तक कि जान और माल का नुकसान भी होता है। Presently, my unit is taking care of this 88 kilometer of the BCT road. वर्तमान में मेरा काम इस BCT रोड यानी बलीपाड़ा चारद्वार तवांग के 88 किलोमीटर क्षेत्र की देखभाल करना है। ये रोड अरुणाचल प्रदेश के साथ साथ हमारे देश के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। पहले यह 3.75 मीटर चौड़ाई का सिंगल लेन रोड था, जिसमें बहुत सारी ढलान थी। ये किसी वाहन के लिए ठीक नहीं थी। बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती थीं। अब सरकार ने BRO को राष्ट्रीय राजमार्ग को डबल लेन में बदलने का जिम्मा सौंपा है।
हमने इस चौड़ाई को 3.75 मीटर से बढ़ाकर 7 मीटर तक कर दिया है, जिससे सड़क की कनेक्टिविटी और यातायात के आवागमन में काफ़ी हद तक सुधार हुआ है, which has improved the connectivity and the trafficability of the road into such a great extent. चट्टानों को गिरने से बचाने के लिए प्रेस्ड वॉल्स और रिटेनिंग वॉल्स जैसे पारंपरिक तरीके प्रभावी नहीं होते। वे देर सवेर ढह ही जाते हैं। नई तकनीकों और प्रौद्योगिकी से लाभ उठाकर बीआरओ के इंजीनियर्स ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के वैज्ञानिकों से पूर्वी हिमालय की चट्टानों के लिए उपयुक्त स्वदेशी डेब्री फ्लो बैरियर्स विकसित करने में मदद ली। We use this technique where we have fragile mountains. हम इस तकनीक का उपयोग नाजुक पहाड़ी ढलानों पर करते हैं, विशेषकर उन जगहों पर जहां से मिट्टी खिसकने की संभावना होती है, जैसे कि यहाँ पर चट्टानों की गुणवत्ता खराब है और संभावना है कि मानसून के दौरान जब पानी इन चट्टानों के अंदर जाएगा तो इससे भूस्खलन हो सकता है। There are chances of triggering of the slides. आईआईटी बॉम्बे के वैज्ञानिकों ने इस तरह चट्टानों के गिरने से होने वाले खतरों को जानने के लिए इन पहाड़ी इलाकों का सर्वेक्षण और अध्ययन किया और उन्होंने डेब्री फ्लो बैरियर टेक्निक से इसका समाधान निकाला, जिसके तहत सड़कों पर सीधे गिरने वाले मलबे को समाहित करने के लिए कमजोर साइटों के ऊपर विशेष स्टील के तारों के जाल लगाए गए हैं। लेकिन ये कठिन और खतरनाक प्रक्रिया है, इसलिए ये काम विशेष उच्च प्रशिक्षित टीमें ही करती हैं। ये डेब्री फ्लो बैरियर्स को पहाड़ों पर लगाने के लिए सुरक्षा उपकरणों को पहनकर पहाड़ों पर अपना काम करती हैं। इसमें खतरा है, समय और मेहनत भी बहुत ज्यादा लगती है। Here we are using these specialized engineering techniques to stabilize the hill slopes of these fragile mountains at a massive scale. As you can see behind यहाँ हम me, इन विशेष तकनीकों का उपयोग बड़े पैमाने पर इन नाजुक पहाड़ों की पहाड़ी ढलानों को स्थिर बनाने के लिए कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ऊपर चढ़कर जो लोग काम कर रहे हैं वे विशेष रूप से प्रशिक्षित व्यक्ति हैं। ये पहाड़ी ढलानों पर चढ़ते हैं और फिर जैक हैमर्स का उपयोग करके ड्रिलिंग करते हैं। ड्रिलिंग के बाद वे सीटी बोल्ट्स यानी कंटिन्यूसली थ्रेडेड बोल्ट्स का उपयोग करते हैं। इन बोल्ट्स का उपयोग ढलानों पर ड्रिल करने में किया जाता है और फिर स्टील की तारों से बने जाल को पूरी पहाड़ी ढलान के शीर्ष पर लगाया जाता है। फिर स्टील के तारों से बने जाल को इन सीटी बोल्ट्स के उपयोग से फिक्स कर दिया जाता है। steel grid wire mesh is laid over the top of the complete hill slope. These steel grid wire meshes are then fixed using these CT bolts. तो चट्टान गिरने की समस्या को हल करने के लिए डेब्री फ्लो बैरियर्स कैसे लगाया जाता है? सबसे पहले चट्टान के अंदर 4 मीटर लंबा पाइप डाला जाता है। फिर पाइप के ऊपर से सीमेंट मिश्रण डाला जाता है ताकि उस क्षेत्र में किसी भी दरार या खाली जगह को पाटा जा सके। फिर एक स्टील के तार से बने जाल को पूरी चट्टान के मुहाने पर लगाया जाता है और पाइप के ऊपर स्टील ग्रिड की मदद से इसे फिक्स किया जाता है। आखिर में जाली को अपनी जगह पर बनाए रखने के लिए ग्रिड को बोल्ट के साथ कसा जाता है। तो हम यहाँ पे रॉकफॉल का काम कर रहे हैं। ये पत्थर रुकाने का जो लूज पत्थर है सर, उसको रुकाने के लिए काम कर रहे हैं सर। जो यहाँ से गाड़ी जो चलता है उसका जो खतरा है सर, वो रोकने के लिए हम काम करते हैं सर। इसमें जाली जो लगाएंगे, पत्थर बाई चांस जो ऊपर से आएगा तो वो जाली के अंदर ही से नीचे आएगा, बाहर निकल के नहीं आएगा सर। पर्यावरण संबंधी बाधाओं और ढीली खड़ी चट्टानों पर काम करने में जान के जोखिम के बावजूद सीमा सड़क संगठन के विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मी और इसके ठेकेदार पहाड़ की चट्टानों पर इन बड़े रिंग नेट्स और दोहरे मोड़ वाले षटकोणीय जाल लगाकर हमारी सड़कों को सुरक्षित बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। पश्चिमी अरुणाचल भूदृश्य अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग और तवांग जिलों में 7000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित इस विस्तार में समुद्री सतह से तलहटी की 50 मीटर की ऊंचाई वाली पहाड़ियों से लेकर 7000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई के पहाड़ शामिल हैं। इस क्षेत्र में जलवायु विविधता है,
जिसमें शुष्क क्षेत्र 1000 मिलीमीटर से कम और 5700 मिलीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र शामिल थे। पूर्वोत्तर भारत में तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट गौरीचंद गर्व से खड़ी है और इसके ग्लेशियरों से कामेंग नदी बहती है जो ब्रह्मपुत्र में मिलती है। उत्तर पूर्व भारत के अन्य पहाड़ी भागों की तरह अरुणाचल प्रदेश में हिमालयी क्षेत्र में नवीन और नाजुक पर्वत हैं, जिनमें अस्थिर ढलान और डूब क्षेत्र है, जिससे उनमें भूस्खलन का खतरा बना रहता है। भूगर्भीय रूप से भूस्खलन किसी ढलान की प्राकृतिक स्थिरता में गड़बड़ी के कारण होता है, जिसके परिणाम स्वरूप चट्टान, मलबे या मिट्टी के द्रव्यमान में नीचे की तरफ गतिशीलता होती है, जो एक तरह से बड़े पैमाने पर प्रलयकारी है, जिसका सीधा सा अर्थ है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से मिट्टी और चट्टानें नीचे की तरफ गति करती हैं। ज्यादातर भूस्खलन कई कारकों की वजह से होते हैं। भारी बारिश, बर्फ गिरने और ज्वालामुखी विस्फोट से ढलानें अस्थिर हो सकती हैं और इनमें दरारें भी आ सकती हैं, जिनसे आखिरकार भूस्खलन पैदा होते हैं। हाल के वर्षों में पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन का एक प्रमुख कारण वनों की कटाई, खेती, सड़कों का निर्माण या चौड़ीकरण, मशीनों से निर्माण कंपन और अन्य मानवीय गतिविधियां रही हैं। भूस्खलन से जान माल, बुनियादी ढांचे और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान होता है। वास्तव में ये पहाड़ों के लिए असामान्य नहीं है। चरम मॉनसून के दौरान अप्रैल से सितंबर तक अरुणाचल प्रदेश बारिश से सराबोर रहता है या ऊंचाई पर भारी बर्फबारी होती है। बीसीटी रोड पर भूस्खलन का मतलब अक्सर कई दिनों के लिए सड़क ब्लॉक हो सकता है। मलबे को साफ करने और सड़कों को खोलने की जिम्मेदारी चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, इस चुनौती से बीआरओ ही निपटता है। आपातकालीन रूप से ऐसी स्थिति आती रहती है और उसे लगातार काम करना पड़ता है। बीआरओ उन तरीकों पर काम कर रहा है जिसमें अक्सर ढहने वाली ढलानों को लंबी अवधि तक स्थिर बनाया जा सकता है। बीआरओ के इंजीनियर और भूवैज्ञानिक विशेषज्ञ जहां भूस्खलन की आशंका ज्यादा होती है, वहां पहाड़ के किनारों को सुरक्षित करने और स्थिर बनाने के लिए दीर्घकालीन समाधान खोजने पर काम कर रहे हैं। इसलिए अभी भूस्खलन वाले इलाकों की पहचान करने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके पीछे विचार ये है कि दीवारों को सुदृढ़ बनाने के पारंपरिक तरीकों से हटकर ढलान संरक्षण जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया जाए। इसके लिए ढलानों की रूपरेखा, उसकी ढाल और उसकी भूगर्भीय संरचना के संदर्भों के अध्ययन का संयोजन जरूरी है। साथ ही नई सामग्री का उपयोग करने तथा क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए तेजी से बढ़ने वाली घास और झाड़ियां लगाने के पारिस्थितिकी दृष्टिकोण के साथ भी तालमेल बैठाना होगा। भूस्खलन को नियंत्रित करने की आधुनिक तकनीकों के महत्व को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि भारत के लगभग 30% भाग में पहाड़ हैं और कई क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा बना रहता है और इससे जान माल और संरचनाओं को भारी नुकसान पहुंचता है। बीसीटी राजमार्ग पर ढलानों को कैसे सुदृढ़ किया जा रहा है, इसे देखने के लिए हम बीसीटी रोड पर लगभग 200 किलोमीटर दूर सांघे के लिए रवाना हुए। इस नाजुक पहाड़ी की ढलानों पर वर्षों से भूस्खलन हो रहा है। इसके ऊपर बने एक आर्मी ट्रांजिट कैंप पर भूस्खलन से ढह जाने का खतरा बना हुआ है। सांघे में ढलान का पूरा भार नीचे की ओर खिसकना शुरू हो गया, क्योंकि मिट्टी को जोड़कर रखने वाली और कटाव संरचनाएं कमजोर हो गई थीं। भूस्खलन का एक प्रमुख कारण ढलानों के जरिए पानी के निकास का भार और तीव्रता है, जिसे पोर वाटर प्रेशर भी कहा जाता है। ये मिट्टी या चट्टान के भीतर छिद्रों के बीच के अंतराल में भूजल का दबाव होता है। पानी और गुरुत्वाकर्षण की क्रिया एक शक्तिशाली घालमेल पैदा करती है, जो किसी ढलान की FOS यानी फैक्टर ऑफ सेफ्टी को अस्थिर करती है। Presently we are at location किलोमीटर 209। हम अभी बीसीटी रोड पर खड़े हैं, जो तवांग जाने के लिए एक मुख्य मार्ग है। हम इस वक्त जहाँ खड़े हैं यह एक लैंडस्लाइड पॉइंट है। यह क्षेत्र 2013 के बाद से लैंडस्लाइड के लिए जाना जाता है और यह बीसीटी रोड पर एक प्रमुख अवरोध बिंदु है। पारंपरिक पद्धति यहाँ सफल नहीं रही, इसलिए हमने यहाँ ढलान स्थिरीकरण तकनीक को अपनाया है। स्लो स्टेबलाइजेशन टेक्निक हियर।
इस पहाड़ी को स्थिर करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी समाधान की जरूरत थी, जो कि इस गंभीर समस्या का दीर्घकालीन समाधान प्रदान कर सके। इसके लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी की परामर्श सेवाएं ली गईं। ढलान स्थिरीकरण तकनीकों का उद्देश्य किसी ढलान के सुरक्षा कारकों को एक स्वीकार्य पर्याप्त स्तर तक बढ़ाना है। ये विभिन्न सहारों के उपयोग से मिट्टी को स्थिर करने के यांत्रिक गुणों को बढ़ाकर किया जाता है। इनमें रॉक बोल्ट्स, जियोसिंथेटिक रीइंफोर्समेंट जैसे ट्री स्ट्रेस्ड एंकर्स शामिल हैं, जिन्हें पानी की निकासी के साथ जोड़ा जाता है, जहां पानी की नालियों का उपयोग चट्टानों में पानी के घुसने को कम करने और भूजल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। हमने मिट्टी में कटाव को नियंत्रित करने के लिए 3D जियोमैट्स का उपयोग किया है। यह स्टील के तारों के जाल के साथ अंतर्निहित हैं और इसे 32 mm डायोड रॉक बोल्ट्स के साथ जोड़ा जाता है ताकि ढलान को ढहने से रोका जा सके। जियोमैट्स के फायदों में से एक ये भी है कि उन्हें सभी मौसमों में स्थापित करना आसान है। आइए देखते हैं कि इस तकनीक को ढलान पर कैसे लागू किया जाता है। पहला कदम साइट की तैयारी करना है, जहां मौजूदा वनस्पति, चट्टानों और मलबे को ढलान से हटा दिया जाता है। जियोमैट्स को ढलान की लंबाई से नीचे रखा गया है। फिर एंकर्स को ढलान पर जियोमैट को संभाले रखने के लिए तार की जाली के साथ रखा जाता है। इसके बाद पूरी ढलान पर जैविक मिट्टी को हाइड्रोलिक रूप से लगाया जाता है। हमने जैविक मृदा माध्यम का उपयोग किया है, जो घास के विकास में उपयोग किया जाता है ताकि उनकी जड़ें स्थिर हो जाएं, जिससे मिट्टी भी स्थिर हो जाए। इससे मिट्टी का कटाव भी रुकता है। इसलिए हमने इस जैविक मृदा माध्यम को हाइड्रोलिक रूप से लगाया है, जो कवक, फ्यूमिक एसिड और समुद्री खरपतवार का संयोजन है। इसलिए यह घास को पोषक तत्व प्रदान करता है, जिससे घास को तेजी से विकसित होने में मदद मिलती है। सांघी स्लाइड पॉइंट अब सुरक्षित और स्थिर हो गया है। यह विशाल ढलान धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से बीआरओ के प्रयासों से पुराने रूप में वापस आ रहा है। अगले कुछ वर्षों में ये पूरी तरह से वनस्पति से ढक जाएगा। ये एक महत्वपूर्ण और अद्भुत उदाहरण है कि कैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने और साथ ही हमारे देश को विकास करने में मदद कर सकते हैं। हम सेला दर्रे वाला रास्ता अपनाकर तवांग की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कठोर जलवायु परिस्थितियों की विशेषता मुख्य रूप से भारी हिमपात के रूप में सामने आती है। इन भागों में जिन सड़कों का निर्माण कष्ट सहकर किया गया है, वे चरम जलवायु परिस्थितियों को झेलती हैं। At present, we are at 13,000 feet. इस समय हम 13,000 फीट पर हैं और सर्दियों के दौरान ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्र में बर्फ को हटाना हमारी मुख्य गतिविधि होती है। ये काम मैनुअल या यांत्रिक रूप से किया जा सकता है। यहाँ हम मैनुअल रूप से कर रहे हैं। बर्फ हटाने का काम रासायनिक और यांत्रिक तरीके से किया जा सकता है। यहाँ हम रासायनिक रूप से काम कर रहे हैं। इस काम के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन सामान्य नमक है। इसमें सोडियम क्लोराइड होता है। यह -18 डिग्री सेल्सियस तक पानी जमने वाले बिंदु को कम करता है। दूसरा पदार्थ जो हम उपयोग कर रहे हैं वह यूरिया है। यूरिया पानी के गलन बिंदु को भी कम कर देता है। यह पर्यावरण के अनुकूल है और इसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। और हम रेत जैसी निष्क्रिय करने वाली सामग्री का भी उपयोग कर रहे हैं। And we can also use inert material, that is sand. इन सड़कों के निर्माण और रखरखाव के दौरान बीआरओ के सामने कई चुनौतियों में से एक है संसाधन जुटाना। सड़कों के निर्माण के लिए बड़ी मात्रा में पत्थर की रोड़ियां, रेत, डामर और निर्माण के लिए भारी मशीनरी तथा सामग्री के परिवहन की आवश्यकता होती है। 0 से कम तापमान में इन सामग्रियों के परिवहन और लॉजिस्टिक की व्यवस्था करना वास्तव में एक अत्यंत कठिन प्रयास है। पत्थर की रोड़ियों को सड़क का आधार बनाने में उपयोग किया जाता है। इनकी बड़ी मात्रा में खरीद करना मुश्किल है, इसलिए बीआरओ सड़क निर्माण के लिए लंबे समय से स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल सामग्रियों की तलाश में है। इस पूरे प्रोजेक्ट AOR में हमारा मुख्य मुद्दा
और यदि आप कहें कि पूरे उत्तर पूर्व क्षेत्र में रोड़ियों की कमी है, जो सड़क की निचली परत और ऊपर के काले आवरण के लिए आवश्यक है, इसलिए अब हम सीमेंट बेस के उपयोग से नई तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं, जिसमें काली सड़क के नीचे रोड़ियों की परतें कम हो जाती है और आप इसे सीमेंट के साथ स्थानीय मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। निचली परत बनाने के लिए सीमेंट में कुछ मिश्रण मिलाते हैं और उसके बाद ऊपर की काली परत की मोटाई भी कम हो जाती है। इसलिए हम जितनी रोड़ियों का उपयोग कर रहे हैं उसमें काफी हद तक कटौती हो जाती है। सीमेंट का बेस एक प्रकार की सीमेंट की मिट्टी है, जिसमें स्थानीय मिट्टी और तैयार की गई रोड़ियों का मिश्रण होता है तथा सीमेंट और पानी की मानक मात्रा होती है, जो एक मजबूत, टिकाऊ और ठंड प्रतिरोधी फर्श सामग्री बनाने के लिए संघनन और संसाधित होने के बाद कठोर हो जाती है। ये एक सीमेंटेड ठोस सामग्री है जो इस पर पड़ने वाले भार को ज्यादा जगह पर बांट देती है। सड़क निर्माण की इस तकनीक में सड़कों के उप आधार बनाने में रोड़ियों की आवश्यकता होती है और ये ठंड, बारिश और वसंत के मौसम से होने वाली क्षति के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी होती है। लेकिन ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीआरओ के लिए शायद सबसे कठिन चुनौती है बर्फबारी का होना, जो सड़कों पर जमा हो जाती है। निरंतर ठंड और हिम द्रवण की क्रिया से सड़क की परतें कमजोर होती हैं और फट जाती हैं। बर्फ साफ करने की प्रक्रिया में अक्सर बर्फ की परतें सड़क की सतह को फाड़ देती हैं। इसे दूर करने के लिए ज्यादा ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीआरओ ILCB यानी इंटरलिंक किए गए कंक्रीट ब्लॉकों का उपयोग करके सड़क निर्माण के लिए एक अपेक्षाकृत नई तकनीक का फायदा उठा रहा है। मेरा क्षेत्र 10,000 फीट से 16,000 फीट की ऊंचाई के बीच फैला है और इसमें बहुत सारे दर्रे जुड़ते हैं। यह बर्फ से ढके ऐसे क्षेत्र हैं जहां 6 महीने तक सर्दियां और 3 से 4 महीने बारिश का मौसम रहता है। इसलिए हम ILCB यानी इंटरलिंक्ड कंक्रीट ब्लॉक का उपयोग करके सड़क को पक्का करने में इस तकनीक का प्रयोग करते हैं। ये सेना की गाड़ियों के साथ साथ बुलडोजर की हलचल को भी आसानी से झेल लेता है। दूसरी बात यह है कि इस पर बर्फ बहुत आसानी से पिघल जाती है। इंटरलॉकिंग ईंटों का उपयोग करने की निर्माण विधि को काफी पसंद किया जा रहा है, क्योंकि ये निर्माण सामग्री की मात्रा, निर्माण की लागत और निर्माण में लगने वाले समय को कम कर देती है। तो आइए देखते हैं कि इस तकनीक का उपयोग कैसे किया जाता है। पहले साइट की पहचान की जाती है और मिट्टी को समतल किया जाता है। फिर सब बेस की पहला ग्रैन्युलर सब बेस रखा जाता है। ग्रैन्युलर सब बेस GSB की नींव में एक ऐसी परत है जो जल निकासी परत की तरह काम करता है, जहां से पानी सड़क के अन्य परतों को नुकसान पहुंचाए बिना गुजर सकता है। फिर पानी युक्त मैकाडम की दूसरी लेयर रखी जाती है। ये बजरी और पानी से एक साथ गूंथी हुई रेडियों की परत होती है। ये सड़क को मजबूती प्रदान करती है। फिर रेत की तीसरी परत WBM पर डाली जाती है, जिस पर ब्लॉक लगाए जाते हैं और इंटरलॉक किया जाता है। फिर ब्लॉक के जोड़ों को ठीक सामग्री का उपयोग करके भरा जाता है। अंत में सड़क के दोनों किनारों पर अवरोध या कर्ब स्टोन्स लगाए जाते हैं। उचित अवरोधों के बिना फर्श के पत्थर अपनी जगह से हट सकते हैं। हम अभी 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर हैं। ये सड़क हमें चीन की सीमा तक ले जाती है। ये काफी दूर दराज का इलाका है और ये सड़कें हमारे सैनिक अड्डों के लिए जीवन रेखा का काम करती हैं। आज का हमारा ये शो BCT राजमार्ग पर केंद्रित था, जिसका रखरखाव सीमा सड़क संगठन के लिए काफी मुश्किल काम है। सुरक्षा की इन जीवन रेखाओं को खुला रखने के लिए BRO विज्ञान, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के कौशल का भरपूर उपयोग कर रहा है। उम्मीद है कि आपको ये शो देखने में उतना ही मजा आया होगा जितना कि हमें विज्ञान से आत्मनिर्भर भारत के इस एपिसोड को बनाने में आया है। इसके साथ अर्जुन भगत को दें इजाजत। जय हिंद।